हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री की पिछली क्लास में हम लोग क्षारीय मृदा धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है वायु से क्रियाएं। तो अधिक क्रियाशील होते हैं ये क्षारीय मृदा धातु, तो इसलिए ये तत्व जो हैं वायुमंडलीय वायु के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जब बेरियम और मैग्नीशियम की बात की जाए, बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात की जाए, तो ये अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण क्या होते हैं, वायु द्वारा ये कम क्रियाशील होते हैं ना, कम क्रियाशील होने के कारण वायु द्वारा अधिक प्रभावित नहीं होते हैं। जबकि कैल्शियम और स्ट्रांसियम जो होता है ये मलिन हो जाता है, यानी कि चमक जो है इनकी धुंधली हो जाती है। और बेरिलियम ये क्या होता है, जलने लगता है। बेरियम क्या होता है, जलने लगता है। अब नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन से क्रिया, यानी कि ऑक्साइड था परऑक्साइड का बनना। तो बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके MO प्रकार के ऑक्साइड्स बनाते हैं। MO यानी कि मोनो ऑक्साइड कहा जाता है, इसे मोनो ऑक्साइड बनाते हैं। जबकि स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर MO2 प्रकार के परऑक्साइड बनाते हैं, है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या बना रहा है, मोनो ऑक्साइड। स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम क्या बना रहे हैं, परऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। देखिए यह जो मोनो ऑक्साइड बन रहा है इसमें हम क्या लिखेंगे, M की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बेरियम लिख सकते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर हमें लिखना है तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 2Be लिखा, बेरिलियम हो गया प्लस O2, है ना। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा BeO हो जाएगा, बेरिलियम ऑक्साइड हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से सेम हम यहाँ पे जैसे M की जगह पे हमने क्या लिख सकते हैं, बेरिलियम लिख सकते हैं, रेडियम लिख सकते हैं और स्ट्रांसियम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक, तो मुझे लगता है आप लोग ये स्वयं कर लेंगे, है ना। तो ये रिएक्शन जो है आप लोग खुद से करके देखिएगा, चेक कीजिएगा कि आ रहा है कि नहीं आपको करने। एक मैंने बता दिया है। अब है ऑक्साइड के लक्षण। जो ऑक्साइड बन रहा है उसके क्या लक्षण हैं। जिसमें पहला है भास्मिक गुण। तो बेरिलियम ऑक्साइड BeO की प्रकृति कैसी होती है, उभयधर्मी होती है ना। यानी कि ये अम्ल और क्षार दोनों से ही क्रिया कर सकता है। देखिए बेरिलियम ऑक्साइड है, किससे अब क्या कर रहा है, HCl क्या है, अम्ल है, तो क्या बना रहा है, BeCl2 बना रहा है। इसके अलावा बेरिलियम ऑक्साइड की क्या जब NaOH से कराई जाए, NaOH क्या है, क्षार है, तो क्या बना रहा है, सोडियम बेराइलेट बनाता है ना, और H2O रिलीज होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि बेरिलियम ऑक्साइड की प्रकृति उभयधर्मी होती है, स्पष्ट करें। तो आप बताएंगे क्यों, क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों से ही क्रिया कर सकता है, इसलिए इसकी प्रकृति उभयधर्मी होती है। और कभी कभी जैसे रिएक्शन में पूछा जाता है कि क्या होता है जब करके, कि क्या होता है जब बेरिलियम ऑक्साइड की अभिक्रिया किसी अम्ल से कराई जाए, या फिर अम्ल का नाम दे देगा HCl से कराई जाए, या फिर किसी क्षार से कराई जाए, तो क्या होता है ना। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से कुछ अन्य तत्व हैं, उनके ऑक्साइड होते हैं भास्मिक प्रकृति के होते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड ये कम भास्मिक होता है, कैल्शियम ऑक्साइड कुछ अधिक भास्मिक होता है, जबकि स्ट्रांसियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड बहुत ही अधिक भास्मिक होते हैं। तो इस प्रकार से वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय मृदा धातु के ऑक्साइड के भास्मिक गुणों में वृद्धि होती है। दूसरा ऑक्साइड के लक्षण में जल में विलेयता। तो बेरियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, यानी कि घुलते नहीं है जल में। जबकि अन्य ऑक्साइड होते हैं, यानी कि अन्य जो तत्व हैं क्षारीय मृदा धातु के, वो क्या करते हैं, वे जल में घुल जाते हैं और साथ ही हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे रिएक्शन दिया हुआ देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड किससे अब क्या कर रहा है, जल से, तो बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैकिंग ऑफ लाइम्स भी बोलते हैं। चलिए, तो ये हो गया भास्मिक गुण। अब थर्ड है जल से अभिक्रिया।
यानी कि हाइड्रोक्साइड का निर्माण। तो क्षारीय मृदा धातु बेरिलियम को छोड़कर सभी क्षारीय धातुएं जो हैं, क्षारीय मृदा धातुएं हैं, ये क्या कर रही हैं, जल के साथ क्रिया करके, जल के साथ संगत क्रिया करके संगत हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, जबकि अन्य ठंडे जल से ही क्रिया कर सकती हैं, है ना। तो देखिए मैग्नीशियम है, ये क्या है, वाटर है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, साथ में H2 रिलीज हो रहा है। तो इस प्रकार वर्ग में नीचे जाने पर क्षारीय मृदा धातुओं की जल के प्रति क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, किंतु फिर भी क्षार धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातुएं जल के प्रति कम क्रियाशील होती हैं। यानी कि वृद्धि तो हो रही है, लेकिन अगर क्षार धातुओं से तुलना की जाए क्षारीय मृदा धातुओं की, तो ये क्या कर रहे हैं, जल के प्रति कम क्रियाशील होती हैं। चलिए फोर्थ हेडिंग है अम्लों से अभिक्रिया। तो क्षारीय मृदा धातुएं जब अम्ल से अभिक्रिया करती हैं, यहाँ पे देखिए तनु अम्ल लिखा है, डाइल्यूट एसिड, है ना। तनु अम्लों से जब क्रिया करती हैं तो संगत लवण बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस भी देती हैं। मैग्नीशियम है, HCl से अब क्या कर रहा है, क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है। इस प्रकार से देखिए कैल्शियम की भी अभिक्रिया कराई गई है। अब नेक्स्ट देखिए क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो बेरिलियम के अतिरिक्त अन्य कोई क्षारीय मृदा धातु किसी क्षार से क्रिया नहीं करती है। तो क्या नहीं कि केवल बेरिलियम ही किसी क्षार से क्रिया करती है। देखिए बेरिलियम है, NaOH है ना, ये क्या है, क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या कर रहा है कि बेरिलियम जो है क्षार में घुलकर बेराइलेट्स बनाते हैं। तो देखिए जब ये NaOH से अभी क्या कर रहा है बेरिलियम, तो बन रहा है सोडियम बेराइलेट। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली चीज है कि केवल बेरिलियम ही अभिक्रिया करता है ना। लिखा है ना कि बेरिलियम के अतिरिक्त अन्य कोई क्षारीय मृदा धातु किसी क्षार से अभिक्रिया नहीं करती। तो ये टर्म्स जो है याद रखने वाली चीज है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन से अभिक्रिया, यानी कि हाइड्राइड्स का निर्माण। तो बेरिलियम के अतिरिक्त अन्य सभी क्षारीय मृदा धातुएं गर्म करने पर हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके MH2 यानी कि क्षारीय मृदा हाइड्राइड प्रकार के हाइड्राइड्स का निर्माण करती हैं। M का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे ना कि जो क्षारीय मृदा धातु है M की जगह हमें वही रखना है। तो इसमें कह रहा है कि हाइड्राइड में क्या करना है, बेरिलियम को छोड़ देना है। बेरिलियम के अतिरिक्त लिखा है, बेरिलियम के अतिरिक्त अन्य सभी क्षारीय मृदा धातुएं गर्म करने पर क्या करती हैं, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके MH2 प्रकार के हाइड्राइड्स का निर्माण करती हैं। यानी कि यहाँ M की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए पहला तो बेरिलियम तो हटा ही देना है, इसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। ठीक, तो ये इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे M की जगह रख सकते हैं, इन सभी तत्वों को, है ना। तो क्या बनाएगा, क्षारीय मृदा हाइड्राइड बनेंगे। जैसे कि अगर मैग्नीशियम का अगर हम यहाँ लिखेंगे, Mg लिखा हमने, H2 के साथ अब क्या करा, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड बनेगा, फिर कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रांसियम हाइड्राइड, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए बेरिलियम हाइड्राइड को बेरिलियम क्लोराइड का LiAl और H4 के साथ अभिक्रिया अपचयन कराने पर प्राप्त किया जाता है। यानी कि बेरिलियम भी हाइड्राइड बनाता है, लेकिन कैसे बनाता है, बेरिलियम क्लोराइड के साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ जब अपचयन कराई जाती है तो हमें जो है बेरिलियम के हाइड्राइड प्राप्त होते हैं। तो आप लोग रिएक्शन में देख सकते होंगे, बेरिलियम क्लोराइड है ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका हमने अभी क्या करा, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, बेरिलियम हाइड्राइड, BeH2। नेक्स्ट है हैलाइड्स। तो क्षारीय मृदा धातुएं उच्च ताप पर हैलोजनों के साथ क्रिया करके MX2 प्रकार के हैलाइड्स बनाते हैं। X क्या है भाई, हैलोजन। ठीक है, X क्या है, हैलोजन है। यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, M
एम क्या है, क्षारीय मृदा धातु है। एक्स क्या है, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप पता ही है ना कि नहीं पता है, हैलोजन ग्रुप क्या होते हैं, यानी कि क्लोरो ब्रोमो आइडो वाले ग्रुप जो होते हैं। ठीक, तो ये हो गया MX2 प्रकार के हैलाइड्स बने। तो इन धातुओं के हैलाइड्स को इनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड तथा कार्बोनेट पर हैलोजन अम्ल की क्रिया के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इन्हें जो है इनके ऑक्साइड यानी कि हैलाइड्स के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और हैलोजन अम्ल की क्रिया के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। चलिए, 8वां गुण है कार्बोनेट्स। तो क्षारीय मृदा धातुएं MCO प्रकार के कार्बोनेट्स बनाती हैं। ठीक है, M क्या है, फिर से M आ गया, तो क्या है, क्षारीय मृदा धातुओं को रखा जाएगा इसमें। इन्हें संगत हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करके प्राप्त किया जा सकता है। देखिए रिएक्शन है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम नहीं है, ये M है। M यानी कि यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैग्नीशियम मैंने बोला तो आप हो सकता है कि आप यहाँ पे मैग्नीशियम लिख सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम, बेरिलियम, जो भी क्षारीय मृदा धातुओं का है ये सिंबल M। तो कह रहा है कि क्षारीय मृदा धातु में से कोई सा भी, किसी का भी जो है हाइड्रोक्साइड जली विलयन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जब अब क्या कराई जाती है तो उसका कार्बोनेट बनता है। जैसे कैल्शियम ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अब क्या कराया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा वर्क यहाँ पे ये है कि आप जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं क्षारीय मृदा धातु में, सबको जो है आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड से अब क्रिया कराएंगे। M की जगह कुछ नहीं करना है, केवल M की जगह आपको सभी धातुओं को रखना है, सभी तत्वों को। ठीक है, उसके बाद इसकी अभिक्रिया करानी है और इसका कार्बोनेट बनाना है। ये मैं आप लोगों पे छोड़ रही हूँ। एक जो अभी मैंने बताया था कैल्शियम का, तो ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराया तो क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, साथ में H2O। अब है नेक्स्ट सल्फेट। तो क्षारीय मृदा धातुएं MS4 प्रकार के सल्फेट का निर्माण करती हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए धातु, फिर से देखिए, क्षारीय मृदा धातुएं MS4 प्रकार के सल्फेट का निर्माण करती हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए धातुओं अथवा उनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या फिर कार्बोनेट की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है। यानी कि सल्फेट अगर हम प्राप्त करना है तो हमें कैसे प्राप्त करना है, मतलब हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उनके ऑक्साइड के साथ, ठीक, हाइड्रोक्साइड के साथ और कार्बोनेट की अभिक्रिया जब हम कराएंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो हमें सल्फेट प्राप्त होंगे। जैसे कि ये है क्षारीय मृदा धातु है ना, M की जगह हम कोई भी क्षारीय मृदा धातु लिख सकते हैं। इसके बाद H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, डायलेट है, तनु, ठीक, क्षारीय मृदा धातु के सल्फेट प्राप्त होंगे। ठीक है, MS4 यानी कि कुछ भी हमने यहाँ लिखा, कुछ भी क्या मतलब, केवल क्षारीय मृदा धातु के जो तत्व होते हैं वही लिखने हैं। यानी कि ये नहीं कि कोई भी एलिमेंट्स लिख दिया, नहीं। जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे मैग्नीशियम ही अगर हम लिखेंगे तो मैग्नीशियम का क्या होगा, मैग्नीशियम क्या कराई जाएगी, H2SO4 के साथ क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। कैल्शियम अगर है तो कैल्शियम सल्फेट बना, है ना। बेरियम लिखा तो बेरियम सल्फेट। इस प्रकार से इसको लिखते हैं। फिर कह रहा है कि उनके ऑक्साइड के साथ, ठीक, तो ऑक्साइड यानी कि MO होगा, ऑक्सीजन होगा, ऐड होगा। ऑक्सीजन ऑक्साइड की अब क्या कराएंगे हम, किससे, H2SO4 के साथ। ठीक, तो क्या बनाएगा, H2, ये बना, है ना। इसी प्रकार से हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हाइड्रोक्साइड अगर रहेगा तो कोई भी क्षारीय मृदा धातु, साथ में OH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4, फिर क्या बना, फिर बना MSO4 यानी कि क्षारीय मृदा धातु की सल्फेट बनेगा। फिर साथ में, सॉरी यहाँ पे ना जब बनेगा तो H2O होगा। अब इसी प्रकार से कार्बोनेट, कोई भी क्षारीय मृदा धातु है उसकी क्षारीय मृदा धातु का कार्बोनेट है ना, तो MCO3 लिखेंगे, है ना। कार्बोनेट का लिखेंगे MCO3 प्लस H2SO4,
तो क्या बनेगा MsO4, तो कार्बन बनेगा तो CO2 प्लस बाहर निकलेगा और साथ में H2O निकलेगा बाहर। जैसे M की जगह हम यहाँ लिखते हैं कैल्शियम, अगर लिख दिए कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई गई इसकी, तो क्या बनेगा कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, CSO4 साथ में H2O, है ना। इसी प्रकार से अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है OH का होल ट्वाइस, इसकी अभिक्रिया कराई H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा कैल्शियम सल्फेट बना, साथ में H2O रिलीज हो गया, ठीक। इसी प्रकार यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की अभिक्रिया कराई H2SO4 के साथ, फिर बनेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस CO2 निकलेगा साथ में, है ना। ये देखिए एक जो है ऑक्सीजन यहाँ निकल गया और साथ ही एक जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन से ऐड हो जाएगा, तो बन गया H2O, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे अब कि कैसे करना है। तो इसी प्रकार से क्षारीय मृदा धातु में जितने भी तत्व हैं उन सभी को आप जो है यहाँ पे ऐड करके खुद से बनाने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट है क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक। तो इसमें देखिए पहला यौगिक है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO बनता है और CO2 गैस रिलीज हो जाती है। देखिए CaCO3 है ना, रिएक्शन देखिए गर्म किया जा रहा है तो CO बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही CO2 रिलीज हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं, है ना। जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको क्या बोलते हैं क्विक लाइम, यानी कि बिना बूझा चूना। बिना बूझा चूना, और इंग्लिश में से बोलते हैं क्विक। ठीक है, चलिए इसके कुछ गुण देख लेते हैं। तो पहला है भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो सफेद रंग का ठोस होता है, अक्रिस्टलीय सफेद ठोस। तो हम लिखेंगे ये होते हैं अक्रिस्टलीय सफेद ठोस, यानी कि इसका गलनांक होता है 2570 केल्विन। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड के रासायनिक गुण। तो देखिए पहला है जल से अभिक्रिया। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जल में जब खोला जाता है तो उष्मा मुक्त होती है और उत्पन्न उष्मा से कुछ जल वाष्पित हो जाता है और चूना गर्म होकर धीरे धीरे चूर्ण में बिखर जाता है। इस क्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं, स्लैकिंग ऑफ लाइम्स कहते हैं, ठीक है। तथा प्राप्त कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझा चूना कहलाता है। ये क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? बूझा चूना। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि बूझे चूने का सूत्र बताइए, तो क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, है ना। और पूछा भी जाता है कि बूझा चूना कैसे होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को जल में जब घोला जाता है तो उष्मा रिलीज हो जाती है, उत्पन्न उष्मा से कुछ जल जो है वो वाष्पित हो जाता है ना, और चूना गर्म होने लगता है और धीरे धीरे चूर्ण जो है उसका बिखर जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? चूने का बुझाना। अब देखिए नेक्स्ट है अधातुओं से अभिक्रिया, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है अधातु से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बाइड तथा क्लोरीन से अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन से अभिक्रिया कर रहा है, 3 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन के, क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बाइड बना रहा है CaC2, ठीक है। CO गैस रिलीज हो रही है। फिर देखिए क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है तो कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है। नेक्स्ट है वायु से अभिक्रिया। तो कैल्शियम ऑक्साइड नम वायु में जब रखी जाती है तो पहले ये जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, जो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है CaCO3 में परिवर्तित हो जाती है ना। तो इसका जो है दो तरह से इसका जो है रिएक्शन इस तरह से लिखेंगे
कैल्शियम ऑक्साइड है, जल से अभिक्रिया क्रिया है ना, तो क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है, तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए अमोनियम लवणों से अभिक्रिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड अमोनियम लवणों से अभिक्रिया करके अमोनिया मुक्त कर देता है। ठीक है, अमोनियम लवण है ये, NH4Cl, अभिक्रिया बना CaCl2 बना H2O, साथ में अमोनिया NH3। नेक्स्ट है अम्लों तथा अम्लीय ऑक्साइडों से अभिक्रिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है एक क्षारीय ऑक्साइड है, अतः ये अम्ल और अम्लीय ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके लवण बना देता है। ठीक है, H2SO4 क्या है, अम्ल है, HCl क्या है, अम्ल है, तो क्या बना CaSO4 बना है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोरेट, ये क्या है, लवण है। चलिए लास्ट इसका देखते हैं उपयोग। तो इसका उपयोग जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड का कांच, सीमेंट और पॉटरी बनाने में। ठीक है, जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, या फिर चीनी मिट्टी का जो सामान होता है उसको बोलते हैं पॉटरी, उसको बनाने में होता है इनका उपयोग। इसके अलावा जल शोषक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए अल्कोहल और गैसों को शुष्क करने में भी इनका उपयोग किया जाता है। ठीक, फिर है कैल्शियम कार्बाइड बनाने में, और संक्रमणहारी और रोगाणु नाशी के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है ना, और अमोनिया और सोडा लाइम बनाने में भी कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। जैसे अभी हमने देखा ना, अमोनियम लवणों से जब अभिक्रिया कर रहा था तो क्या बन रहा था, अमोनिया बन रहा था ना, तो इनका उपयोग जो है अमोनिया बनाने में, साथ ही सोडा लाइम के निर्माण में भी होता है। चलिए अब नेक्स्ट यौगिक है इनका दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये कैसे प्राप्त होता है, चूने के पानी में जब CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट सफेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाता है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की गई, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ। चलिए प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टीज है, देखिए ये तो उसका हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है जिसे क्या कह सकते हैं, चूना पत्थर भी कहा जाता है, और ये जल में अविलेय होता है। इस पे जब ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है तो ये क्या है, 1270 केल्विन पर गर्म करने पर इसका अपघटन हो जाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड और चूना तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ठीक है, इसको ताप दिया गया, गर्म किया गया 1270 केल्विन पे, तो कैल्शियम ऑक्साइड में बदला और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए अम्लों से अभिक्रिया। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराई जाती है अम्ल से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। फिर देखिए इसके जलीय निलंबन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनता है, और इस कारण से जल में घुल भी जाता है। रिएक्शन देखिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, जल में अविलेय होता है, लेकिन जब H2O यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड से जब अभिक्रिया करा दी गई तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनता है, और कैल्शियम बाई कार्बोनेट जो होता है क्या होता है, जल में विलेय हो जाते हैं। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के उपयोग हम देख लेते हैं। तो इसका उपयोग होता है चूना, सीमेंट, धावन सोडा और कांच निर्माण में। इसके अलावा पेंट बनाने में, टूथ पेस्ट और पाउडर बनाने में, साथ ही कुछ धातुओं के निष्कर्षण में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। तीसरा यौगिक है देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो और उस तरह देखिए CaSO4 हाफ H2O, और या फिर एक और इसका है सूत्र CaSO4 का होल ट्वाइस H2O। ठीक है, तो देखिए जब कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या फिर जिप्सम को 120 डिग्री पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण होता है, और निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है ना। CaSO4 2H2O क्या है, जिप्सम का सूत्र है, 120 पे गर्म किया गया तो क्या बन रहा है, CaSO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। भौतिक गुण देख लेते हैं कि सफेद रंग का होता है और जल में अविलेय होता है।
कुछ रासायनिक गुण हैं। ऊष्मा का प्रभाव, तो यदि कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को 120 डिग्री से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होता है। इससे मृत तापित प्लास्टर यानी कि डेड बर्न प्लास्टर कहा जाता है। ठीक है, देखिए CSO4 है, CSO4 2H2O है ना, ये क्या कर रहा है, निर्जलीय है और इसको जो है अधिक 120 से अधिक ताप पर जब गर्म किया गया तो CSO4 कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हो रहा है। इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है डेड बर्न प्लास्टर। नेक्स्ट देखिए 400 डिग्री से अधिक ताप पर जब गर्म किया जाएगा तो कैल्शियम सल्फेट का अपघटन हो जाता है और जिसके फलस्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और SO2 और O2 गैस मुक्त हो जाती है। SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर देखिए जल से अभिक्रिया, तो जब इसकी जल से अभिक्रिया कर जाती है तो जिप्सम का निर्माण होता है ना। जल से जब क्या कराई गई तो क्या बन रहा है, जिप्सम का निर्माण हो रहा है। इसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। ठीक है, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना किसे बोलते हैं, तो हम कहेंगे कि जब इसकी जल से अभिक्रिया कराई जाएगी तो जिप्सम का निर्माण होगा, जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। और ये कैसी अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। जिप्सम का आप लोग देख रहे होंगे CaSO4 2H2O। तो देखिए इसमें केमिस्ट्री में सूत्र ही आप लोग को याद होना बहुत जरूरी होता है। सूत्र नहीं याद रहेगा तो आप रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। और कभी कभी जो पूछा जाता है ना कि इसका सूत्र बताइए, तो ये कैसे करेंगे जब सूत्र ही नहीं याद रहेगा। तो मेन फोकस रखिए, सूत्र पहले याद रखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है ना, जिप्सम का सूत्र क्या होता है। ठीक, क्योंकि जब पूछा जाता है ना कि जब ऐसे से अगर पूछ लेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जब जल से कराई गई तो क्या प्राप्त होता है, क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जल से कराई गई, तो हमें पता तो होना चाहिए जिप्सम प्राप्त होता है, जिप्सम का सूत्र तो पता होना चाहिए। नहीं तो आप रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन आप समझ नहीं पाएंगे कैसे करना है। या पूछ लिया जाएगा कि जिप्सम कैसे प्राप्त होता है ना, या फिर पूछ लिया जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए या सूत्र लिखिए। ठीक, तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेन चीज़ है कि सूत्र आप लोग को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो पीरियोडिक टेबल में आप एलिमेंट्स दिए गए हैं वो सभी याद होने चाहिए। S ब्लॉक है तो S ब्लॉक जो है 2 भाग में बटा हुआ है, वर्ग A और वर्ग 2 में जो है फर्स्ट A और सेकेंड A वाला जो है क्षारीय धातु, क्षार मृदा धातु, सभी तत्वों के नाम याद होने चाहिए। ठीक, परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाए, ये सभी याद होने चाहिए अच्छे से। चलिए अब इसका उपयोग देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग जो है टूटी हड्डियों को जोड़ने में है ना। जो प्लास्टर जाता है, किसी को पैर टूट जाता है या हाथ टूट जाता है तो कहते हैं ना कि प्लास्टर बंधवा लो, तो क्या होता है उसमें यूज क्या होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही यूज होता है। इसके अलावा देखिए सजावटी सामान, मूर्तियां, वो खिलौनों के निर्माण में भी इनका उपयोग होता है और दंत चिकित्सा में, दीवारों को चिकना बनाने में और साथ ही साथ अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर जो है S ब्लॉक एलिमेंट्स ये यहीं पर समाप्त हो रहा है और अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे है ना, P ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।